अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम लोग फिर से का स्टार्ट करते हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एनाटॉमी का। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ पाइरेक्सिया एंड डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, सिम्टम्स, साइंस एक्सेट्रा ये सब के बारे में आपको बताऊंगी। सो लेट्स डू इट टुडे। नाउ फर्स्ट आवर टॉपिक इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज ऑल्सो अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे कॉमन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। सो व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या है? सो प्यूबर्टी बेसिकली इज अ एज। ठीक है, एज फैक्टर से रिलेटेड है। एक सर्टेन एज है जहां पे जाके बॉयज एंड गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। नाउ अगर यहाँ पे बोला गया द एज एट विच द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप, दैट इज 12 to 15 years in girls and 13 to 15 years in boys. So secondary sexual characteristics जब बोल दिया तो what is primary sexual characteristics? ठीक है, सो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, वी हैव टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन दीज टू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सो जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें एक मेल एंड फीमेल जेंडर को अलग करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, डायरेक्टली दैट इज लिंक टू रिप्रोडक्शन बिकॉज एक मेल बच्चा पैदा हो या एक फीमेल बच्चा पैदा हो तो उसमें डिफरेंस ओनली द सेक्स ऑर्गन्स कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन द बॉय एंड अ गर्ल। ठीक है, बॉय बेबी एंड अ गर्ल बेबी। तो उसमें जैसे कि एक फीमेल है तो उसमें यूट्रस होगा, राइट, बच्चादानी होगा, जो चाइल्ड बियरिंग मैकेनिज्म होगा उसके अंदर। बट मेल्स में क्या होगा, वहां पे टेस्टिकल्स होगा जिसके अंदर की स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है। नाउ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल एंड मेल को डिस्टिंक्टली फर्क करते हैं, अलग करते हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। नाउ अगर देखा जाए तो मेल्स में अगर हम लोग देखते हैं कि एक एज के बाद दाढ़ी आना, मोच आना शुरू हो जाता है, वॉइस उन लोग का थोड़ा थिक, थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ बॉयज का जो अपर बॉडी है वो मस्कुलर टोन उसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, उन लोग का स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, सो अगर हम लोग फीमेल में देखेंगे डिस्टिंक्टली तो फीमेल में क्या होता है कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है एंड देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है एंड फीमेल्स में जो वॉइस है वो और ज़्यादा थिन होने लगता है इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें एक सर्टेन एज पे होती है। उस एज को हम लोग फीमेल्स में 12 to 15 ईयर्स एंड मेल्स में 13 to 15 ईयर्स। बेसिकली ये इसलिए बोला गया क्योंकि फीमेल्स में कंपैरेटिवली मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जल्दी डेवलप होते हैं। ठीक है, एंड नाउ सो दिस इज अबाउट प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज योर सिम्टम्स एंड साइंस। नाउ व्हाट इज सिम्टम्स एंड व्हाट इज साइंस? ठीक है, सिम्टम्स साइंस को हम लोग लक्षण भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ सिम्टम्स साइंस से अलग क्यों होता है? क्योंकि दे आर द सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट अबाउट हिज डिजीज। अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आया है तो जो एब्डोमिनल पेन है वो तो पेशेंट ही फील कर सकता है ना, उसको डॉक्टर ना देख सकता है ना फील कर सकता है। दिस इज अबाउट व्हाट द पेशेंट फील्स, व्हाट द पेशेंट एक्सपीरियंस ऑन देमसेल्व्स। ठीक है, पेशेंट खुद में वो चीज फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिम्टम्स बोलेंगे। जैसे कोई आके बोल रहा है कि मेरा 3 दिन से भाई साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है, या फिर मुझे दर्द के साथ साथ डायरिया भी हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स मेड बाय द पेशेंट। उसको एक डॉक्टर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता, बट ये जो कंप्लेंट्स हम लोग लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट से। ठीक है ना, उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, जब वो एग्जामिन करते हैं तो उनमें कुछ लक्षण उनको दिखते हैं, कुछ चीजें उनको दिखती हैं, कुछ एविडेंसेस उनको दिखते हैं जो उनके सिम्टम्स को क्लैरिफाई करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ऑफ द डॉक्टर ऑन द पेशेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ये क्या है? सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स जो पेशेंट खुद फील कर रहा है, अपनी मर्जी से वो बोल रहा है मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, मुझे ऐसा होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, वो बस बोल रहा है कि मुझे ये सब फील होता है, बट देयर इज नो सर्टेन प्रूफ ऑफ दैट। बट साइंस में क्या हो जाता है कि वो डॉक्टर पेशेंट में देख सकता है, नाउ देयर इज अ प्रूफ कि हाँ ये चीज है इसमें, वो डॉक्टर देख पा रहा है, उसको एग्जामिन कर पा रहा है, तो दैट इज योर साइन। ठीक है, अब एग्जांपल्स में देख लीजिए सिम्टम्स का। हेडेक हो गया, पेशेंट का सर में दर्द है, तो डॉक्टर बेसिकली फील नहीं कर सकता। ठीक है, अब पेशेंट तो हाथ रख के सर में आएगा, लेकिन हाथ रखने का मतलब ये नहीं कि उसको दर्द ही हो या फिर
दर्द है नहीं है, कितने इंटेंसिटी से है, तो वो सब चीज़ें अंदाज़ा डॉक्टर नहीं लगा सकता, बट वो एक पेशेंट अपने हिसाब से बताता है मुझे इस टाइम पे ज़्यादा दर्द होता है, मुझे इस साइड में दर्द होता है, तो दैट इज द कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट बेसिकली। नेक्स्ट इज जो स्टमक पेन हो गया, पेट में दर्द है, या फिर रात को नींद नहीं आती है, या फिर मुझे हेलुसिनेशन, मतलब कि मुझे ये सारी चीज़ें दिखती हैं, वो सारी चीज़ें दिखती हैं, मतलब जो लोगों को नहीं दिख रही है, तो वो भी एक कैटेगरी, सिम्टम्स की कैटेगरी में आ जाता है। नाउ साइंस में क्या क्या आता है, सर फीवर, ठीक है। तो पेशेंट जब बोलता है कि मुझे बुखार आता है, तो पेशेंट को फील होता है बुखार, ठीक है, लेकिन डॉक्टर भी वो चीज़ कंफर्म कर सकता है, कैसे, चेक करके थर्मोमीटर से। और थर्मोमीटर में आपका टेम्परेचर रेज है 99 डिग्री है, या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो दैट मीन्स बेसिकली वहाँ पे फीवर है, ठीक है, तो वो प्रूफ हो गया। रैशेस तो दिखते ही हैं बॉडी में, फेस पे, कहीं भी डॉक्टर हाथ में, पैर में देख सकते हैं ना, रैशेस दे कैन क्लियरली सी विद देयर आइज। सो नाउ पैलर यानी कि जो एनीमिया में हम लोग का ये जो कंजंक्टिवा है वो एकदम ही वाइट कलर जैसा होने लगता है, इसे बेसिकली पिंक होना चाहिए। जब ब्लड सप्लाई अच्छे से आ रहा है, ब्लड इनफ है बॉडी में, तो क्या हो जाता है, कंजंक्टिवा में पिंक कलर का दिखता है, पिंकिश दिखता है। बट जब ब्लड का कमी होने लगता है बॉडी में, एनीमिया होने लगता है, तो वो कंजंक्टिवा का जो कलर है वो वाइटिश होने लगता है, तो उसको देख के डॉक्टर उसका क्या क्लैरिफाई कर सकता है ना। सेकेंड इज इक्टेरस यानी कि जो हम लोग का स्क्लेरा है उसका येलोइश होना, येलो कलर का होना, वो भी डॉक्टर देख के उसको कंफर्म कर सकते हैं। कफ, बेसिकली जब कोई पेशेंट खांसता है तो देख के पता चल ही जाता है। वीजिंग एक ऐसा चीज है जो एक लंग्स का साउंड है, ठीक है, जो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप लगा के उस साउंड को सुनते हैं एंड देन क्लैरिफाई करते हैं कि देयर इज वीजिंग, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस। हालांकि दोनों लक्षण ही है, बट साइंस क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन है जो कि प्रूव कर सकते हैं, एंड ये सिम्टम्स क्या है, एक्सपीरियंस है, पेशेंट का एक्सपीरियंस है जो विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। Now, syndrome is a group of signs and symptoms that occurs together and characterize a particular abnormality or a condition. तो सिंड्रोम क्या है, एक ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स की बहुत सारे सिम्टम्स भी दिखते हैं, बहुत सारे साइंस भी दिखते हैं, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स है जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को कैरेक्टराइज करता है, कि पहचान दिलाता है कि ये डिजीज है, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है वो एक पहचान दिलाता है कि ये दिस टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी और दिस टाइप ऑफ डिजीज और कंडीशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने इसमें लिखा है डाउन्स सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम में भी मल्टीपल नंबर ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सो डाउन सिंड्रोम बेसिकली है क्या, ये एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक मतलब कि पेरेंट्स से उसको ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, जीन्स में कुछ गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोगों का 46 होना चाहिए, राइट, बट 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। देन नाउ देयर इज वन मोर क्रोमोसोम, रिपीटेशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, एक क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो गया। जैसे क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है, उसका बॉडी का फीचर्स एक नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले के इंसान से थोड़ा अलग दिखेगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अलग दिखता है, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट हाइट होना, शॉर्ट स्ट्रेचर हाइट एकदम ही छोटा होना, ठीक है। और उसके बाद डेवलपमेंट डिले होना, जैसे कि ग्रोथ सही से नहीं हो पाना, या फिर जो थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो एज के हिसाब से ना होना। जैसे कि अगर बच्चा 15-16 साल का है, लेकिन उसका जो बोलने का तरीका, चलने का ढंग, खाने पीने का, उठने बैठने का ढंग 5-6 साल के बच्चे जैसा है, तो उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए एज एज वैसे नहीं हो रहा है, तो दैट इज डाउन सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, इम्यून डिफिशियंसी भी होता है, इम्यूनिटी बहुत ही वीक होता है, जिसकी वजह से कोई भी डिजीज जल्दी उन लोगों को होने का चांस रहता है। थायराइड डिजीज डेवलप हो सकता है, ठीक है। एंड ओबिसिटी हो सकता है, ओबिसिटी मतलब हद से ज़्यादा मोटापन हो सकता है, उन लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इसको हो सकता है डाउन सिंड्रोम हो, कोई क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, ठीक है।
Now, our next topic is diagnosis and prognosis. So diagnosis क्या होता है, prognosis क्या होता है, उसको हम लोग टेबल बना के अलग अलग जानेंगे, ठीक है। तो टेबल हम लोगों ने डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस का बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। डायग्नोसिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज और डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज। डायग्नोसिस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज, यानी कि पूरा आप उसका साइन एंड सिम्टम्स नोट कर लिया आपने, ठीक है, और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कर लिया, ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब सब सारा टेस्ट कर लिया। उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे आते हो, भाई इसको ये बीमारी है, ये डिजीज है, तो दैट इज योर डायग्नोसिस, ठीक है। नाउ डायग्नोसिस का अगर हम लोग देखें, कुछ प्रोविजनल डायग्नोसिस होते हैं, कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है? प्रोविजनल डायग्नोसिस है कि आप पेशेंट का साइन एंड सिम्टम्स लेते हैं और फिजिकली उसको सारा एग्जामिन वगैरह कर लिया, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये डिजीज इसको हो सकता है। एक डिजीज या फिर दो डिजीज, 2 3 4 डिजीज, उसको अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट आया जिसको कि प्यास बहुत लग रही है, इसको यूरिनेशन बहुत फील हो रहा है एंड बहुत ही थकान फील होता है, कमजोरी फील होता है, ठीक है, और उसके फैमिली में, खानदान में भी एक पुश्तैनी बीमारी चल रही है जिसको डायबिटीज बोलते हैं, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि ये जो व्यक्ति आया है आपके सामने, उसका जो सिम्टम्स है वो भी डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। तो दैट विल बी अ प्रोविजनल डायग्नोसिस। आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हो, बट कंफर्मिटी कब होगा? जब आप उसका टेस्ट करेंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया या फिर रैंडम ब्लड शुगर, आपको उसका टेस्ट किए तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ इस इंसान को शुगर का बीमारी है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप कंफर्मेशन टेस्ट करो, आप एक अनुमान लगा सकते हो, दैट इज अ प्रोविजनल डायग्नोसिस, ठीक है। नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? कि कोई एक डिजीज है, ठीक है, तो उसके जैसा और भी बहुत सारे डिजीज है, उसके जैसा मतलब साइन एंड सिम्टम्स जिसके सिमिलर होते हैं, जिसके ट्रीटमेंट्स भी हद तक सिमिलर होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को अगर सीओपीडी है, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या फिर किसी को निमोनिया है, ब्रोंकियल एस्मा है, कार्पल मनाली है, तो दीज आर द डिजीज दैट हैव सिमिलर टाइप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, जिसकी वजह से ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिस्ट में आता है। उसका एक हद तक ट्रीटमेंट भी कुछ हद तक सिमिलर होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी मतलब एक अंदाजा लगाना कि ये डिजीज का आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो सकता है। कुछ कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ, मान लो इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, या फिर किसी को बेसिक इन्फेक्शन हो गया, वॉर्म इन्फेस्टेशन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है, डेंगू, मलेरिया, ये सब हो गया अभी के टाइम में। तो अभी के टाइम में क्या है, ये सब चीज़ों की ट्रीटमेंट अवेलेबल है एंड कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रीटमेंट चलता है एंड दे बिकम नॉर्मल, ठीक है, पहले जैसे हो जाते हैं। दैट इज अ गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है, वो उसका अच्छा आउटकम हुआ और डिजीज फाइनली ट्रीटमेंट हो गया उसका। बट कुछ डिजीज ऐसे होते हैं कि जो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो, या फिर हो सकता है खाली उसका जो लक्षण है वो दब जाए लेकिन डिजीज अंदर में हो, जो कि बाद में जाके असर दिखाए। दैट इज अ पुअर प्रोग्नोसिस। ऐसे कुछ कुछ डिजीज ऐसी भी होती है कि जो आपको पूरा रिहैबिलिटेशन सेंटर में घुस, ठीक है, कि अब आप खुद का ना केयर कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पैरालिसिस हुआ, पैरालिसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, अब आपको रिहैबिलिटेशन केयर चाहिए होता है एकदम, खाली खाना पीना, जब तक जिंदा है खाना पीना सही से खिलाओ, उसका साफ सफाई करो, वो डिपेंड हो जाता है किसी को, उतना काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दैट इज योर प्रोग्नोसिस। कुछ डिजीज जल्दी ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है इंसान, और कुछ डिजीज क्या होते हैं, जिंदगी भर लाइफ टाइम आपको सताते रहते हैं। दैट इज पोर प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं पायरेक्सिया के बारे में, और ये आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा। व्हाट इज पायरेक्सिया? पायरेक्सिया के लिए बस एक ही वर्ड है, फीवर, यानी कि बुखार, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को बुखार है तो उसको हम लोग मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग यूजुअली लिखते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक का मतलब ही होता है कि जो फीवर को कम करे, फीवर को डाउन करे, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मेडिसिन है जो कि फीवर को खत्म करते हैं या फिर फीवर को डाउन करते हैं। तो फीवर यूजुअली क्या है, एक सिम्टम ही है, एक लक्षण है, एक बीमारी नहीं है फीवर, ठीक है। लोग सोचते हैं कि फीवर एक बीमारी, बट फीवर इज नॉट अ डिजीज, ठीक है, वो एक लक्षण होता है। फीवर अच्छा है आना, ताकि फीवर जब तक नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में बीमारी भी है, आपका बॉडी किसी चीज से लड़ रहा है
तो उस जब ब्लड रहा होता है बॉडी तभी फीवर आता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पायरेक्सिया। तो नोट डाउन, मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल पर्सन्स, डोंट यूज द टर्म फीवर बट यूज द टर्म पायरेक्सिया, ठीक है, फीवर के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।